ओके, तो रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। ये वीडियो तुम्हें यूट्यूब पे भी मिल जाएगी और व्हाट्सएप पे भी मिल जाएगी। कोशिश करना यूट्यूब पे इसे लाइक ज़रूर कर दो और कमेंट कर लो। अपने दोस्तों को भी बता सकते हो कि सर कैसे पढ़ा रहे हैं। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन जो तुम्हारा 8वां डाउट है वो ये कहता है कि वाई डू द वेंट्रिकल जो वेंट्रिकल्स होते हैं हमारे ब्लड के अंदर 4 चैम्बर होते हैं ना। नीचे वाले वेंट्रिकल होते हैं, दूसरे ऊपर वाले आर्ट्रियम्स होते हैं, आर्टियम। ठीक है। तो वेंट्रिकल्स की जो वॉल होती है वो कंपैरिजन टू आर्ट्रियल्स इनसे ज़्यादा थिक क्यों होती है? मतलब इनकी जो वॉल होती है नीचे वालों की, ये थिक क्यों होती है, मोटी क्यों होती है? रीज़न ये है कि अब ये देखो क्या होता है, ब्लड किस में आता है? लेफ्ट आर्ट्रियम में आता है, लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होता है, दिख तो रहा है ना तुम्हें? आई थिंक, हेलो, हाँ जो मैं लिख सर रहा हूँ दिख रहा वो दिख रहा है जो मैं लिख रहा हूँ? यस सर। ओके, दैट्स गुड। सो यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होता है, ये पूरी बॉडी में कौन लेके जाता है? ओट्रा लेके जाता है, ठीक है। पूरी बॉडी में इसे ओट्रा लेके जाता है। अब ये देखो, इस एरिया को इतना प्रेशर जनरेट करना है कि वो एक पंप में पूरी बॉडी में ब्लड पहुंचा दे, यानी बॉडी के एक एक सेल में पहुंचा दे। और मैंने क्या बताया था, हमारी बॉडी में 14 ट्रिलियन सेल होते हैं, ठीक है। तो हर एक तक पहुंचाने तो बहुत ज्यादा प्रेशर देना पड़ेगा ना। तो अगर बहुत ज्यादा प्रेशर देना पड़ेगा तो इसकी वॉल्स को मोटा बनाना पड़ेगा ना, ताकि फटने ना ये, ठीक है, ये चैम्बर फटे ना। समझ में आई बात? इसलिए हाँ सर। इसलिए क्योंकि वेंट्रिकल्स को सारी की सारी बॉडी में वो पहुंचाना होता है, ब्लड पहुंचाना होता है, इसलिए उनकी वॉल मोटी होती, मतलब वॉल मोटी होती है ताकि वो फटे ना, ताकि प्रेशर जनरेट कर सके। समझे? समझ में आ गया ये बात? हाँ सर। ओके, अगला क्वेश्चन है, why can be the amphibians and reptile tolerate the mixing of ये क्या है? ओके, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मतलब जो एम्फीबियंस है, मैं ये मिटा दूं सारा, या इसमें कोई डाउट है अभी? नहीं सर, नहीं है, मिटा मिटो दो। दो सर। ओके, दैट्स ग्रेट। ओके, तो इसमें कह रहा है कि एम्फीबियंस जो होते हैं, एम्फीबियंस कौन होते हैं? जो वो लैंड पे भी रह लेते हैं और वाटर पे भी रह लेते हैं, जैसे कि फ्रॉग हो गया हमारा। टाउन पार्क में बहुत देखे होंगे। हाँ सर। हाँ। तो रेप्टाइल्स क्या होते हैं? जो रेंगने वाले जानवर, जैसे स्नेक्स हो गए, ठीक है, हाँ क्रोकोडाइल हो सर। गया, ये सब हो गए। तो ये जो होते हैं ना, ये इनका जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर हार्ट होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। हटोता है। तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो मिक्स हो जाता है। ऐसा होने के बावजूद भी ये इसे सहन कैसे कर लेते हैं, टॉलरेट कैसे कर लेते हैं? हम तो नहीं कर पाएंगे, हमारे लिए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। रीजन ये है क्योंकि ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते हैं। अगर जब इनका ब्लड मिक्स हो जाता है ना, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाता है, तो इनका जो बॉडी टेम्परेचर है, ठीक है, उसे ये कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। हम अपने देखो, हमारा ब्लड अलग अलग रहता है, तो हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर पाते हैं। हमारा 37 डिग्री है तो 37 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, चाहे सुबह हो शाम हो कैसे भी हो। अगर हम धूप में भी बैठे हैं, ठीक है, तो भी हमारा 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा। चाहे बाहर कैसा टेम्परेचर हो, शाम के मतलब सर्दियों के -1 डिग्री का टेम्परेचर हो, तब भी हमारा टेम्परेचर तो बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा। लेकिन इनके साथ क्या होता है, ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर ऐसे मेंटेन नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, वो मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉपर एनर्जी नहीं बना पाते अपनी बॉडी में। मैंने क्या बताया था, अगर ऑक्सीजन मिक्स हो जाएगी, मतलब ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाएगा, तो क्या होगा, फूड को ब्रेक डाउन करने में एनर्जी कम रिलीज होएगी, एटीपी कम रिलीज होएगा, जिसकी हाँ वजह सर। से बाकी सारे फंक्शन नहीं कर पाएंगे वो, जैसे कि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रख पाना। समझे? तभी तुमने मगरमच्छ वगैरह को देखा होगा। मगरमच्छ जो होते हैं वो तुमने देखा होगा ना, या तो पानी में काफी देर पड़े रहेंगे अपने आप को ठंडा करने के लिए, नहीं तो सनलाइट लेते रहते हैं। क्यों? अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए होता है। सेम फ्रॉग, फ्रॉग जो होगा वो पानी में क्यों रहता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? वो यही ना, क्योंकि उसको अपनी बॉडी जो है वो ठंडी रखनी है।
अपनी बॉडी का टेम्परेचर ठंडा रखना है, नहीं तो वो मर जाएगा। समझे? तो क्योंकि ये अपनी इनकी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड और हाँ डीऑक्सीजनेटेड सर। ब्लड मिक्स हो जाता है, तो ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं रख पाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से मतलब इसलिए सहन कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्हें अब क्या है, अब इन्हें किसी तरीके से अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना है, या तो सनलाइट में बैठ के कर लेंगे, धूप में बैठ के, नहीं तो पानी में बैठे रह के अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करेंगे फिर ये। ओके, इसमें कोई डाउट? नो सर। अभी भी सोच लो, ह्यूमंस को अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, नहीं है सर। ठीक है, ये इनको नहीं करना होता, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स को। इसलिए क्या है ना, ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स होने देते हैं। समझ में आएगा? इन शॉर्ट में क्या लिखना है तुम्हें? मिटा दो? नहीं सर, ये लिखने वाला ही तो समझ में नहीं आ रहा कैसे लिखे। मैं बता देता हूँ। क्या होता है, जो मैमल्स होते हैं, ह्यूमंस हो गए मैमल्स, ठीक है, इनको अपना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखना होता है। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करना होता है। लेकिन जो रेप्टाइल्स हो गए और एम्फीबियंस हो गए, इनको नहीं करना होता। समझे? इनको नहीं करना होता ये जो है। तो ये क्या करते हैं कि मतलब तभी अपने ब्लड को, जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसको मिक्स होने देते हैं। समझे? ये बाकी चीजों से अपना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं। ओके, humans require to maintain their body temperature, that's why they can't tolerate the mixing of oxygenated and deoxygenated blood, while amphibians and reptiles don't need such kind of function in their body, that's why they can tolerate the mixing of oxygenated and deoxygenated blood. अगर सम ये चीज तुम्हें लिखनी है। ओके, सर लिख के भेज दोगे? हाँ चिंता ना करो, ये YouTube पे भी तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, ये YouTube पे भी मिल जाएगा, WhatsApp पे भी मिल नहीं जाएगा। सर, यूँ व्हाट्सएप पे इसका आंसर लिख के भेज दोगे क्या? हाँ, लिख के वही है जो मैंने बताया है। ओके, जो आंसर मैंने हाँ सर। बताया वही है, चिंता मत करो। ओके, अब सर एक और क्वेश्चन था। बोलो। सर ये था, व्हाई डिफ्यूजन अलोन कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस इन लार्ज एनिमल्स। अब तुम मेरी एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन आंसर की मैंने वीडियो बनाई है ना, उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही यही है। हाँ सर। ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि डिफ्यूजन जो है ना, बहुत स्लो प्रोसेस है, स्लो और पैसिव प्रोसेस है। पैसिव का मतलब है अपने आप होने वाला, सॉरी पैसिव आएगा। ओके, पैसिव प्रोसेस है, स्लो भी है और पैसिव भी है, अपने आप होने वाला। ठीक है, अब क्या है कि अब क्या है, एक सेकेंड, हाँ ओके, अब क्या है कि हमारी बॉडी में एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो है बहुत ज्यादा, समझ रहे हो? अगर हम हाँ सर। डिफ्यूजन को यूज करते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस को यूज करते हैं, तो क्या होता है, क्योंकि वो बहुत स्लोली हमारी बॉडी में ऑक्सीजन डालेगा, तब तक तो हमारी मतलब एनर्जी नीड कम, मतलब खत्म हो जाएगी। हमें एनर्जी तो लगातार चाहिए, कॉन्टिन्यूस चाहिए। अगर सपोज करो ये 4-5 लेयर है बॉडी की, ठीक है, पहले इन तक पहुंचेगा, डिफ्यूज होके इन सेल्स तक पहुंचेगा, फिर इनके नीचे वालों तक पहुंचेगा। ठीक है, 15-20 मिनट बाद, 15-20 मिनट में तो ये सेल सारे खत्म हो जाएंगे, अपने आप मर नहीं जाएंगे। हाँ सर। दैट्स वाई हाँ सर। हम इसको यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं एक पूरा ट्रांसपोरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, ताकि हम जल्द से ओके सर। जल्द ऑक्सीजन मिल सके। चलें? व्हाट हैपन टू द संजना हाँ सर। यार, आने नहीं लग रही, जा रही है, आ रही है, जा रही है। ओके, तो अब आ जाते हैं हेमंत वाले क्वेश्चंस पे। हेमंत, आर यू देयर? Yes. Yes, sir. गुड, आई लाइक दिस काइंड ऑफ रिस्पॉन्स। वेट अ सेकेंड, शेयर स्क्रीन, दिस वन। ओके, सो ये हेमंत के क्वेश्चन है, और क्या सभी देख पा रहे हैं? यस सर। Yes, sir. ओके, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, हाउ विल अ रे ऑफ लाइट बेंड ऑन पासिंग फ्रॉम
रेयर मीडियम टू डेंसर। अब एक लाइट है जो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो क्या होगा? वो मूव टुवर्ड द नॉर्मल होएगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल होएगी? Toward. टुवर्ड द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, बेंड Yes, sir. टुवर्ड द नॉर्मल। अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ, एक सेकेंड, ये हमारा एक सेकेंड, कहाँ गया पेन, कहाँ है, ये रहा। ये हमारी रे ऑफ लाइट है एक, ये हमारा कोई मीडियम है, यहाँ से रे ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? नॉर्मल, ठीक है। Normal. ये हो गया रेयरर मीडियम, ये हो गया डेंसर मीडियम। इसने रेयरर मतलब इंसिडेंट एंगल क्या बनाया? एंगल आई। अब क्या होगा जब ये रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही होगी, तो ये इसके पास ऑप्शन 3 है, या तो ये सीधी चली जाए यूं की यूं बिना डेविएटेड, या फिर ये इधर मुड़ जाए, या फिर ये इधर मुड़ जाए, ठीक है। या तो टुवर्ड द नॉर्मल हो जाए या अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाए। अब क्या होता है जब रेयरर से डेंसर में जारी होती है, तो ये कौन सा पाथ चूज करती है? टुवर्ड द नॉर्मल वाला, समझे? तो यानी सारे पार्ट ये ऐसे मुड़ेगी, ठीक है, टुवर्ड द नॉर्मल, एंगल आर। यहाँ में क्या होगा? एंगल आई बड़ा होगा एंगल आर से, ओके। जब डेंसर से रेयरर में जारी होगी तो इसका उल्टा होगा। अब ये डेंसर है, ठीक है, अब ये डेंसर मीडियम है, एक सेकेंड, ये एंगल आर बना, ठीक है, ये डेंसर है। अब ये रेयरर में जा रही है, डेंसर से किस में जा रही है? रेयरर मीडियम में जा रही है। तो अब क्या होगा? ये अवे फ्रॉम द मीडियम चली जाएगी, यानी ये क्या होगा? एंगल आई दोबारा बन जाएगा, यहाँ पे भी एंगल आई बनेगा, यहाँ पे भी एंगल आई बनेगा, ओके। हेमंत, Yes, sir. समझ में आ गया? Yes, sir. ओके, तो पहला क्वेश्चन हो गया। तुम्हारा दूसरा जो क्वेश्चन है ना, वो Sir, यही है। second का check करो। क्या? Sir, second part का। Sir, away from the normal. हाँ, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सेकंड पार्ट का आएगा अवे, मतलब नॉर्मल से दूर की तरफ जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये नॉर्मल है, इससे पहले इधर आ रही थी ना नॉर्मल की साइड, अब आएगी Yes, sir. दूसरी, Yes, sir. आ गया सर दूसरी समझ में। अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो दोनों का आंसर मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। ये किस केस में है? जब डेंसर से रेयरर में जा रही है, ओके। अब जो तुम्हारा Okay, sir. दूसरा क्वेश्चन है, और रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन अ मीडियम। अब देखो इसने क्या कहा है कि यहाँ से घुसी है रे ऑफ लाइट, और पैरेलल, मतलब यही पूछा हुआ है कि एक रे ऑफ लाइट है, इन पैरेलल साइड के अंदर से घुसी है और निकली है, तो बताओ कैसी दिखेगी, ठीक है। अगर तुम इसे ज्यादा क्लियरली देखना चाहो, वैसे तो आंसर तुम्हारा ये रहा, बाकी अगर ज्यादा क्लियरली देखना चाहो मैं पीपीटी खोल के तुम्हें दिखा भी सकता हूँ। शिट, एक सेकेंड, होल्ड। तो ये वैसे समझ में आ गया तुम्हें? सर इसमें लिखना कैसे है सर? लिखने नहीं आए क्वेश्चन सर, आते तो है। आते हैं, लिखने नहीं आते, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अभी मैं रुको बता देता हूँ। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, लाइट प्रोसेस, रिफ्लेक्शन, सारे रिफ्लेक्शन ही दिख रहे हैं मुझे तो। एक सेकंड बस बेटा, अभी करता हूँ। वेट अ सेकंड बस, आ रहा हूँ मैं। ये तो नहीं है, चलो छोड़ो, इसमें लिखना ये है। वापस आ जाता हूँ मैं अपने वाले पे। ये दिख रहा है तुम्हें? हेलो, यस सर दिख रहा है। ओके। इसमें लिखना ये है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम वन पैरेलल साइड, ठीक है, and traveling from rarer to denser medium, it will move toward the normal while traveling to the another point। इस चीज कोई बात नहीं है, तुम्हें रिकॉर्डेड मिल जाएगा यूट्यूब पे, ठीक है। और अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, ओके। कर देंगे सर। ओके, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो while traveling to the another side है,
it move from denser to rarer medium, then the light will bend away from the normal. Okay, and it emerge, ठीक है, it emerge parallel to the this line. मतलब ये अगर लाइन सपोज करो ये बीच में मीडियम होता ही ना, अगर ये जो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है ये होता ही ना, तो ये लाइट ऐसे सीधी ही जा रही थी, ठीक है, मेरी वाली सीधी नहीं गई थोड़ी, ठीक है, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई, ये सीधी जा रही थी, क्योंकि देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो ये दोनों रे ऑफ लाइट पैरेलल होती हुई निकलेंगी, ठीक है। ये तुम्हें जो मेरी रिफ्रैक्शन वाली लाइट चैप्टर है ना, वीडियो रिफ्रैक्शन वाली वीडियो, उसके पहले पार्ट में आई थिंक चौथे या पांचवी स्लाइड में ये बिल्कुल लिखा हुआ मिल जाएगा। ओके ओके हेमंत, हेलो हेमंत, ओके सर, ओके सर। ठीक है, अगर तुम्हें लिखना है, वैसे मैंने बता भी दिया है, नहीं मिले तो रिफ्रैक्शन वाली जो वीडियो है उसकी पार्ट 1 के चौथे या पांचवी स्लाइड में आपको ये मिल जाएगा। मिटा दूं मैं ये? ओके सर, मिटा दो। ओके, अब पूछा है कि कहाँ गया, व्हाट हैपन व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मल टू द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अब एक ग्लास स्लैब है, ठीक है, ये ग्लास स्लैब है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, अगर रे ऑफ लाइट इसके नॉर्मल पे आए, मतलब उसका इंसिडेंट लाइट जो है, इंसिडेंट लाइट जो है या फिर इंसिडेंट रे कह लो, वो कैसा एंगल बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, किसके साथ, सरफेस ऑफ द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, यानी इसके साथ, तो यानी वो ऐसे गिर रही है बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे। अगर कोई लाइट 90 डिग्री के एंगल पे गिर रही है तो वो यूं की यूं निकल जाएगी, ओके, बिना डाइवर्टेड, विदाउट डेविएटेड, ठीक है, विदाउट डेविएटेड, एक सेकेंड, वो यहां से निकल जाएगी, आर पार निकल जाएगी इसके, समझे, समझ में आया थर्ड क्वेश्चन? यस सर, आ गया सर। ठीक एक है, बार सर इसको बोल के बता देना, ओके, सही लिखना कैसे है। लिखना, ओके, when a ray of light incident on a rectangular slab at a at normally, या ठीक है, when a ray of light incident normal on a glass slab, it will move straight without deviating, ठीक है, it will move straight without deviating। सर रे एंड वेव में क्या डिफरेंस है, बेटा बताऊंगा रे और वेव में क्या डिफरेंस है। ओके, रे इज लाइक अ सीधी चीज, वेव यूं होती है, ऐसे चलती है। ओके, समझ में आ गया, मतलब एक सीधा चलने वाली चीज को क्या कहेंगे, हम रे कहेंगे, और एक जैसे ये सांप की तरह चल रही है ना, स्नेक लाइक, उसे हम वेव कहेंगे। और संजना प्लीज बोल के बताया करो, टाइम वेस्ट होता है थोड़ा जब मेरे को बार बार चैट ओके खोलनी सर। पड़ती है। ओके, तो क्या था, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ रेक्टेंगुलर स्लैब, इट विल मूव अनडाइवर्टेडली या फिर विदाउट डाइवर्टेड है, एंड पासिस या फिर इमर्ज आउट फ्रॉम अनदर साइड या फिर परपेंडिकुलर साइड, ठीक है, अनदर अनदर तो यही साइड हुई इसके सामने वाली, या वो कह सकते हो या फिर पैरेलल साइड कह सकते हो, दोनों कह सकते हो। समझ में आया? हिंदी में बताऊं, अगर कोई रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलरली गिरती है किसी भी रेक्टेंगुलर स्लैब पे, तो वो बिना डाइवर्टेड हुए दूसरे साइड से या फिर पैरेलल साइड से यूं की यूं निकल जाती है। ओके, मिटाऊं हेमंत? यस सर, ओके। ओके, तो अगले क्वेश्चन तो आसान है। अ कॉइन इज रेक्टेंगुलर, a coin is in a rectangular, sorry, a coin in a glass container, water supply। अब सीधी बात ये कह रहा है, एक ग्लास का वो है हमारे पास कंटेनर, जिसके अंदर हमने कॉइन रखा है और उसे भर दिया हमने पानी से, ठीक है। अब वो ये कॉइन जो है ना, वो यहाँ की बजाय यहाँ दिख रहा है, रीजन क्या है, बता सकता है कोई? इस फिनोमिना को क्या कहेंगे? Reflection of light. बिल्कुल, रिफ्रैक्शन, सॉरी आर आएगा यहाँ पे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू डिफरेंस ऑफ मीडियम, डिफरेंट मीडियम्स,
ठीक है, अलग अलग मीडियम के कारण रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रहा है। ओके, आगे चलें। अगले का है कि डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कि किसी भी मीडियम की कितनी पावर है, कितनी एक्सटेंड है टू, एक सेकेंड, टू बेंड द रे ऑफ लाइट, टू बेंड द रे ऑफ लाइट। ठीक है, रे ऑफ लाइट। ओके, ये आपको वही है रिफ्रैक्शन की पहली वाली वीडियो में ही मिलेगा, ये सारी ये दोनों चीजें लिखी हुई तुम्हें मिल जाएगी। समझ में आया? इससे अगला है जो न्यूमेरिकल काम का है। अब इसमें ये कह रहा है कि आपके पास दो चीजें हैं, उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये दे रखा है 1.63 और एक का दे रखा है 1.36। ओके, आपको ये बताना है कौन सा ऑप्टिकली डेंसर है। याद रखना, जो भी चीज जितनी ज्यादा ऑप्टिकल डेंसर होएगी उसका उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा होगा। तो इन दोनों में से ज्यादा कौन है, ये है या ये है? ऑब्वियसली 1.63 है, तो यही ज्यादा ऑप्टिकली डेंसर होएगी, यही ऑप्टिकली डेंसर होएगी। ओके, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। आंसर में ये लिखना है। आगे चलते हैं। द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इतना है एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इतना है, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। यार ये क्वेश्चन तो मैंने बहुत कराए हैं, तो मैं प्रैक्टिस भी कराया है, टेस्ट में भी करे हैं। ये भी डाउट है क्या, है हेमंत? नो सर ये नहीं है। और यस इसका सर है सर, ये सारे ही है। सीधी बात है, तुम्हें अपना होमवर्क मेरे से करवाना था। सर नो सर, ये क्वेश्चंस गूगल पे नहीं थे। ओहो, गूगल पे नहीं थे? वैसे होने तो चाहिए, लेकिन नहीं थे तो गलत बात है ना बेटा। देखो, मैं जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे ना न्यूमेरिकल की, तो फाइनल में आके मैं पेपर नहीं दूंगा आपका। ठीक सर है, ये बोर्ड। आते हैं सर, लिखने नहीं आ रहे सर क्वेश्चंस ये सर आप। अरे न्यूमेरिकल में क्या लिखना है, कौन सी राम कहानी लिखनी है, समझे? सर न्यूमेरिकल तो कर लूंगा। हाँ, तो ये दोनों न्यूमेरिकल है, तुम ही ने कहा, ये भी मेरी प्रॉब्लम है, और जबकि आंसर सर दे आज रखे। हो जाएंगे सर, ये दोनों हो जाएंगे सर। देख ले, शर्मा मत। किसी और को ये डाउट है ये क्वेश्चन तो बताओ, मैं कर दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। जल्दी बताओ। किसी के ये क्वेश्चन डाउट है तो बताओ, न्यूमेरिकल मैं कर दूंगा, फिर मुझे ये मत कहना कि सर आपने नहीं करे। सात्विक, अंशिका, अरे बोल तो लो। No, sir. ओके, नो सर। अमनदीप, ईशान, किसी के भी हो तो अभी बता दो, मैं अभी कर दूंगा। नो अभी सर। अभी भी हमारे पास नो 10 सर। मिनट है। ओके, नहीं है? मैं वैसे बता देता हूँ। नो सर। इसने क्या कहा है कि मोटा मोटा बता देता हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको काउंट करना है वाटर का, तो हम निकालेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्टिव टू वैक्यूम। एक सेकंड, वैक्यूम आना था, वैक्यूम। तो क्या आएगा, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, सॉरी, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। अगर हम इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी है, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, और इसकी कितनी है 2.25 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। 8 मीटर पर सेकेंड, इससे ये कट जाएगा। ये कितने पे जा रहा है, ये जा रहा है लगभग 25 का पहाड़ा किसको आता है, ये जा रहा है 9 पे, ये जा रहा है 12 पे। ठीक है, ये कटा इस पे तो 3/4, यानी लगभग आया 1.33 आंसर, और आई थिंक ये रहा आंसर आपका। ओके, याद रखना, अगर आप निकाल रहे हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्टिव टू वैक्यूम, तो पहले वैक्यूम की स्पीड आएगी, यानी नीचे वाले की स्पीड, बाद वाले की स्पीड आएगी, और वाटर की बाद में आएगी, नीचे आएगी। ठीक है हेमंत, समझ में आ गया? चलो भाई, कोई कुछ नहीं कर सकता, आगे चलते हैं। हाँ, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड फॉर द एयर गोइंग
सो लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू डायमंड। अब क्या हो रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्टिव टू एयर लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जो है ना, क्योंकि क्या हो रहा है, ये दे रखा है, इसमें कैसे पता लगा मुझे, क्योंकि इसने लाइन लिखी हुई है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड फॉर एयर फॉर लाइट गोइंग, कहाँ से जा रही है, एयर से डायमंड में जा रही है। तो एक सेकेंड, जब हम ये लिखते हैं ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्टिव टू एयर, इसका मतलब होता है जो लाइट है ना वो एयर से डायमंड के अंदर जा रही है। ओके, तो यहाँ से मुझे पता लगा कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, डायमंड का विद रिस्पेक्टिव टू एयर है। व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट फ्रॉम गोइंग, कहाँ से, डायमंड से एयर। अब की बार हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या निकालना है, एयर का निकालना है विद रिस्पेक्टिव टू डायमंड, क्योंकि क्या हो रहा है अब डायमंड से लाइट कहाँ जा रही है, एयर के अंदर जा रही है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, यस सर। कोई बड़ी बात नहीं है। इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 में, वैसे ये दे रखी है लेकिन इसकी एक और वैल्यू होगी, वो क्या होगी, 1 में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्टिव टू डायमंड। इन दोनों को मैं रेसिप्रोकेट कर लूँ, आपस में एक्सचेंज कर सकता हूँ, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्टिव टू एयर इज इक्वल टू 1 में 2.42। वैसे मैं कैलकुलेटर से करके बता देता हूँ क्योंकि ये वाली कैलकुलेशन मेरे लिए आसान नहीं होगी। 1 डिवाइड बाई 2.42, तो आंसर आ रहा है हमारा 0.413223 समथिंग करके आ रहा है, जो तुम्हारा नियरली यही आंसर है। ओके, समझ में आया ये कैसे होएगा? हेलो, Yes. देखो अगर इतना तुम्हें समझ में आ गया, इतना तुमने सर की थोड़ी मेहनत करवा दी, अपना सारा होमवर्क करवा लिया, तो 3 काम करने हैं। पहला, तुम्हें वीडियो लाइक करनी है, दूसरा कमेंट करना है कि भाई कैसा लगा तुम्हें ये सेशन, और तीसरा जो ये वीडियो है इसका जो लिंक है आपको अपने स्टेटस पे लगाना है। सभी बच्चों को व्हाट्सएप स्टेटस होता है, खाटू शाम की लगाते रहते हो यार, ठीक है, तो स्टेटस पे लगाना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। ये 4 काम जो करेगा उसको मेरी तरफ से चॉकलेट पक्का, लॉकडाउन खुलते ही जोन सी कहेगा वो वाली, ठीक है। लाइक करना है, कमेंट करना है, स्टेटस पे लगाना है वीडियो का लिंक, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, जितने हो सके सभी दोस्तों के साथ, समझे? मैं देखूंगा हर एक के पास से। ओके ओके सर। चलो, आज फिर इतना ही है। किसी का और कोई डाउट? संजना तुम्हारा अलग से ले लूंगा। किसी का और कोई डाउट? No, sir. तो चलो अब टाटा बाय बाय करें फिर। चलो टाटा बाय बाय, गुड नाइट। बाय सर।